शबीर ने डेरा गाजी खान में एक ऐसी शादी का अहवाल देखा है जिसमें खुश हो। कहाँ रह गया था यार, कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा ये बता, चाय पिएगा? मंगवा ले। छोटे तो चाय लाना। और सुना, भाभी कैसी है? छोड़ यार, कोई और बात कर। अच्छा अच्छा, ये बता अम्मी क्या कह रही है तेरी इस बारे में? अम्मी ने क्या कहना, वो तो हर वक्त बस मेरी दूसरी शादी के पीछे पड़ी रहती। तो कर लेना यार, औलाद के लिए तो कह रही है वो। क्या कहूँ यार, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। अच्छा ये बता, भाभी राजी हुई या नहीं? वो तो अल्लाह मियाँ की गाय, उसने क्या कहना है, उसे कोई एतराज़ नहीं है मैं शादी करूँ या ना करूँ। अबे तो कर लेना यार, जब वो कह रही हैं तो। छोड़ यार ये किससे, चाय पी। डेरा गाजी खान के इलाके वडोर के रिहायशी मोहम्मद हनीफ ने कुछ दिनों में खामोशी से अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, मगर तलाक से पहले शब्बीर ने इन दोनों के दरमियान बहुत शदीद लड़ाई देखी। बीवी को तलाक देने के बाद हनीफ अब पुरसुकून था, मगर हनीफ के घर वाले उस पर दूसरी शादी का मुसलसल दबाव डाल रहे थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि हनीफ की माँ अपने बेटे को खाना दे रही थी। बेटे को उदास देखकर उसकी दिलजोई करने लगी। ये तेरा मुंह क्यों सूजा हुआ है? अरे बात सुन, वो बराबर वाली पड़ोसन है ना, वो आई थी, तेरे लिए रिश्ता मांग रही है। बड़ी अच्छी लड़की है, सलीकेमंद भी है। बोल तो तेरे लिए हाँ कर दूं मैं। नहीं अम्मा, मैंने अब कान पकड़ लिए, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। पहलो ये छोड़, जो होना था सो हुआ, मगर लगता तेरा भी मूड नहीं है बात करने का। चल तुझसे मैं बाद में बात करूंगी, खाना खा, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। माँ अपने कामों में मसरूफ हो गई और हनीफ खाना खाकर घर से बाहर निकल गया। हनीफ के मना करने के बावजूद उसकी शादी पड़ोसन की बेटी से तय कर दी गई थी। शब्बीर ने देखा कि हनीफ हस्ब मामूल अपनी दुकान पर कपड़े सी रहा था और उसका मुंह चढ़ा शागिर्द उस्ताद को छेड़ रहा था। वैसे उस्ताद, तुम्हारे मजे, यहाँ हमारी एक शादी नहीं हो रही, तुम्हारी दूसरी होने वाली है। मुबारक हो। अबे ओ, बड़ा फुदकता है तू। रात को ना मैं तेरी अम्मा से बात करूंगा। या उस्ताद क्या हो गया, मजाक कर रहा हूँ। अम्मा को मत बताना वरना कीमा बना देगी मेरा। अच्छा उस्ताद, अगर दूसरी भाभी भी पसंद आई तो? अबे ओ काली जुबान, बंदे की शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात अच्छी करनी चाहिए। वो कुर्ता उठा के दे। चलो उस्ताद, खोल इसको। अच्छा उस्ताद, चाय लाऊं? तू हर वक्त ना मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना, चाय पीने को तो अपना दिल करता है। चल जा, बोल दे। और हाँ, चीनी कम रखवाना। ठीक है। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। फिर एक रोज हनीफ की धूमधाम से दूसरी शादी हो गई। दूल्हा दुल्हन सहन में चांदनी पर बैठे थे। उनके इर्द गिर्द लड़कियां, बच्चे और बुजुर्ग और औरतें जमा थीं। हनीफ की माँ रस्में पूरी कर रही थी। फिर कुछ देर में उन दोनों को हुजले उरूसी में भेज दिया गया। शब्बीर ने देखा कि वो दोनों अच्छे मूड में देर तक बातें करते रहे। देखो ये किस्मत भी क्या होती है। मैंने तो मना कर दिया था कि मैं कभी शादी करूंगा ही नहीं, लेकिन शायद तुम मेरी किस्मत में थी। खैर, मैं तुम्हें कैसा लगा? दुल्हन ने मोहब्बत आमेज निगाहों से अपने दूल्हा को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कोशिश करूंगा तो तुम्हें खुश रख सकूं। उसके लिए भी कोशिश की थी, लेकिन शायद उसकी किस्मत में नहीं लिखा था। हनीफ खुद कलामी कर रहा था
और जब उसकी नजर बीवी पर पड़ी तो उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। हनीफ खामोशी से उठा, कमरे की लाइट बंद की और बाहर निकल गया। पूरी रात गुजर गई, हनीफ लौट कर नहीं आया। जब सुबह को घर वालों को खबर हुई तो घर में कोहराम मच गया। घर वाले उसे ढूंढने के लिए निकल खड़े हुए। सुबह का वक्त था। शब्बीर ने देखा कि एक शख्स डेरा गाजी खान के मशहूर अवामी पार्क से मुल्हिक क्रिकेट ग्राउंड के करीब से गुजर रहा था कि वो अचानक सामने एक मंजर देखकर ठिठक गया। उसी लम्हे शब्बीर ने देखा कि थाने में मौजूद एक पुलिस एहलकार ने फोन उठाया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहा है? सर ये दरख्त के ऊपर यहाँ पे लाश लटकी हुई है सर। अच्छा अच्छा, आप जरा एड्रेस लिखवाएं। सर ये ग्राउंड के साथ ही है सर दरख्त, उस पर लाश लटकी हुई है। नामालूम शख्स की इत्तला पर पुलिस ने बताई गई जगह से एक लाश कब्जे में ले ली थी जो एक दरख्त से झूल रही थी। ये लाश मोहम्मद हनीफ की थी। हनीफ को पहली बीवी के रिश्तेदारों ने इंतकामन कत्ल किया था या फिर खुद हनीफ ने खुदकुशी कर ली थी, ये वो मामला था जो पुलिस हल करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने शब्बीर को बताया था कि हनीफ को किसी ने कत्ल नहीं किया था, बल्कि उसने शदीद एहसास नाकामी के तहत शादी वाली रात ही खुदकुशी कर ली थी। जी ये सुबह में तकरीबन 6-7 बजे इत्तला मिली है। सुबह एक डेड बॉडी जो है ना वो लटकी हुई है ये स्टेडियम में। तो इत्तला पर अगर हम मौके पे गए तो वहाँ अपने PFS से उनको भी बुलाया और अपने जो फ्रांसिक लैब है उसको भी बुलाया। तो डेड बॉडी वहाँ से उतरवाई है, तो इधर हॉस्पिटल ले आए और उसको पोस्टमार्टम करा रहे हैं। जो भी नतीजे होंगे सामने फिर कार्रवाई की। जिस दिन हनीफ का वलीमा होने वाला था उसके घर में कोहराम मचा हुआ था। एक रात से भी कम का दूल्हा अचानक मर गया था। उसकी नई नवेली बीवी के हाथों में मेहंदी का रंग अभी तक लगा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। खिले से बैठे से बट्टा तबड़ा से बैठा रह गए, 8 बजे तक बैठा रह गए। तेरे गड्ढे मतलब केरे वाले उठी गए, दसी नहीं गया, मतलब पेशाब नहीं वहाँ तो कह दे गए। अरे दुश्मनों को लो। हनीफ के दीगर रिश्तेदार भी हैरत और गम की तस्वीर बने हुए थे। कालिंदा 7 बजे निकाह की थे। निकाह करने के बाद जो बारात अस घर आनी है उनके बाद अस अपने कम्मे कारें रह गए। कम्मे कारें के बाद 3 बजे तकरीबन अपने घर सुम गए। वोट पाना अस दखल न दे सकते थे। सुम गए 2.5-3 दफा क्या है तकरीबन वो जो बाहरों निकते लोटा जाकर पेशाब से बहाने लगे उनके को असर को बाद वापसी नहीं आया। असे कोई पता नहीं केरे वेले निकते केरे वेले गए ये पता से को पीछे बात कहीं ना से को टाइम न अलाने ना से को पता है उनकी वालता छोड़ी इतना साड मार मार के थक गई भाला सकूं असा को बताओ सी बड़ी देहाती माहौल है भाला सी देहाती माहौल का मसला से को ये पता करना सर जालिम आ गए असा उन्हें जालिम ने सवेरे से को पता लगे जो पारा के सारा बच्चा गया खड़ा असा जी मेरे उत्तम बच्चे को लिटे से रहते हैं दुश्मनी पहला दिन मर दे चल रही औरत अंदर फोन दे फोन दी सारे बाल शाल आ जाए पहले फोन सुन दे जाने को रन्ने को सारे आ जाए जेरे आड़े मेरे मामा बोलना मन गए फोन सुन दी बैठी औरत फोन सुन मेरे मामा हक कर लेती है कि माँ इतना फोन न सुनिया कि कर ओ जब ये मंदिर कढ़ान पाओगी मेरा सोत्र खड़ा मलेर खड़ा उन्हें के बोले क्यों मंदिर कढ़ान पाओगे साईं को समझाने की गाल की बोले घर फोन सुने घर ये फोन नहीं सुनिया बोला ये गाल तो कि मैं दाढ़ी दिखले सा बोला हफ्ते खान दे दूसरे मारने बाद मेरा मामा माल छोड़ के वाल आया कैसी बोला नो करा गए मेरी टोरा पे मारा गए चक्का मारा मत गए मेरी रिठिया वहाँ पारो रात से रिठिया वहाँ चक्का मारिया वहाँ गाय चक्का मारा मत उठा बंदे आए खड़े उन कह किते उन्हें फायरिंग कर रही है फायरिंग से बचा वाला इतने एकत्रित थोड़ा 4 चटोड़ा उन्हें किते ने उनके बाद वो बंदा पकड़ा गया उन्हें बड़े मेंबर हैं क्या बिल्ली ऐसा फैसला कर रहा हूँ और असेरा फैसला ना चाह असेरा फैसला उन्हें कहीं ना किया साहब गरीब बंदे से मेहरबानी से हूँ। यह है वो इलाका जहां हनीफ ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की थी।
शब्बीर ने देखा कि महल्ले वाले और रिश्तेदार इस अलमनाक मौत पर उदास थे, ताज़ियत कर रहे थे, मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। शब्बीर ने इस अलमनाक वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने अभी कुछ ही रोज पहले सराय आलमगीर के एक गांव के लोगों को आहो भुका करते देखा है। यह मंजर इंतहाई अलमनाक था, क्योंकि एक घर पर ऐसी कयामत टूटी थी जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक घर में 4 मासूम बच्चों की लाशें पड़ी हुई थीं और चारों तरफ से रोने की सदाएं बुलंद हो रही थी। किसी सफाक कातिल ने बच्चों को तेज धार आले से कत्ल कर दिया था। शब्बीर अभी अलमनाक मंजर देख ही रहा था कि शब्बीर ने देखा कि एक सादा लिबास शख्स एक खून आलूद कुल्हाड़ी लिए चल रहा था। घर में मौजूद चारपाई पर खून के धब्बे थे। शब्बीर ये सोचकर कांप उठा कि ये उन्हीं मासूम बच्चों के खून के धब्बे होंगे जिन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। शब्बीर के सामने सवाल ये था कि इन बेजरर बच्चों का कौन दुश्मन हो सकता है? कौन इन फूल जैसे बच्चों को मसल सकता है? क्या ये कोई इंसान होगा या फिर सचमुच का कोई दरिंदा, कोई भेड़िया या भेड़िया सिफत सफाक आदमी होगा जो बच्चों को चीर फाड़ कर चला गया? बच्चों के माँ बाप पर क्या गुजरी होगी या क्या गुजर रही होगी? क्या वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर पाए होंगे? क्या ये बच्चे लावारिस थे? शब्बीर के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। फिर शब्बीर की नजर एक 15 साला बच्चे पर पड़ी जो सबसे अलग थलग एक कोने में सहमा हुआ बैठा था। उसके कानों में लोगों के रोने की आवाज आ रही थी, मगर वो पत्थर की तरह बुत बना हुआ था। शब्बीर ने बच्चे से बात करने की कोशिश की, मगर वो खामोश रहा। फिर शब्बीर ने उसी गांव के एक नौजवान के जरिए बच्चे के हालात सुने तो शब्बीर कांप उठा। शदीद सदमे से 2-4-15 साला बच्चे की जबानी शब्बीर को इस अलमनाक साहने के बारे में जो कुछ पता चला वो कुछ इस तरह। एक दिन जब मेरे स्कूल से मेरी छुट्टी हुई तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। मुझसे चला तक नहीं जा रहा था। फिर जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा मेरी माँ मेरे बाबा को खाना दे रही हैं, और जब बाबा ने मुझे देखा तो बाबा पलंग से खड़े हो गए। अरे मेरा बच्चा आ गया, आजा, मेरा पढ़ा लिखा बच्चा आ गया भाई, आजा आजा मेरा बच्चा। मैं पका के लाती हूँ। बच्चे की जबानी मालूम हुआ कि वो 5 बहन भाई में सबसे बड़ा था। बाप मजदूर था, इंतहाई कलील आमदनी की वजह से घर में फाके थे। बाप बच्चों से मोहब्बत करता था, मगर गुर्बत और फाकों ने सारी दिलकशी छीन ली थी। बच्चा अपनी कहानी सुना रहा था। वो कह रहा था कि एक दिन बाबा के साथ मैं भी काम पर चला गया था। बाबा तेज धूप में भारी भारी ईंटें उठा रहा था और मैं भी मजदूर के साथ काम कर रहा था। फिर क्या हुआ? फिर जब शाम हुई तो मेरे बाबा की ठेकेदार से लड़ाई हो गई। ये लो तेरे पैसे। सेठ, ये क्या? ये तो बहुत कम है। लो, और सुनो, ये जितने दे रहे हैं ना ये भी ले लो, ये तो तूने तो मेरे काम का सत्यानाश किया हुआ है। मुझे किसी ने कहा था कि तेरे साथ काम नहीं करूं, लेकिन मत मारी गई थी मेरी। मजदूर का पैसा खाएगा ना तो अल्लाह पूछेगा तुझसे। अबे वो गंदी नाली के कीड़े, तो किसको कह रहे हैं? हाँ, इधर आ और सुन, आइंदा यहाँ नजर नहीं आना मुझे, निकल। फिर बाबा ने ठेकेदार का गिरबान पकड़ लिया और उस रोज मेरे बाबा को बहुत चोटें आई। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस उस रोज बाबा बहुत गुस्से में था और ठेकेदार भी रोज आकर धमकियां देता रहा। तुम्हारे बहन भाइयों को क्या ठेकेदार ने कत्ल किया था? इस सवाल पर बच्चा खामोश हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शब्बीर सोच रहा था कि ये कैसी जालिम दुनिया है। दौलत की हवस के मारे गरीबों को उनकी अहमियत तक देने में आनाकानी करते हैं, उनका हक मारते हैं। गरीब के बच्चे फाकों से बिलखते रहते हैं, मगर उनका पूछने वाला कोई नहीं होता।
मजलूम बच्चा बिल्कुल खामोश था और शब्बीर को यकीन था कि ठेकेदार ने दुश्मनी में मजदूर के बच्चों को कत्ल कर दिया था। फिर थोड़ी देर में शब्बीर ने देखा कि पुलिस एक वहशतनाक शख्स को पकड़कर थाने ले आई थी। उस शख्स का चेहरा और आंखें देखने से ही खौफ आ रहा था। अजीब वहशत थी उसकी आंखों में। शब्बीर ने जब पुलिस हुक्काम से उस शख्स के बारे में पूछा तो पता चला कि उसी शख्स ने 4 मासूम बच्चों का खून किया था। पुलिस के मुताबिक वाकया कुछ इस तरह पेश आया था। बीवी से भी पूछा गया है, बीवी क्योंकि मौका पे नहीं थी, बाद मौका ये जो बड़ा बेटा बच गया था उससे पूछा गया, उसने कहा कि अबू ने मुझे भी अंदर क्यों बंद कर लिया था, लेकिन मुझसे जब अबू ने मारा तो मैं आगे भाग गया था, मैं निकल गया था, बाकी मेरे भाई आ गए थे। जब तक मैं गांव में गया हूँ क्योंकि टाइम इस वक्त ऐसा था कि जो ना बाकी लोग नज़दीक नहीं थे, मैंने शोर वाला किया, लेकिन उस वक्त तक मेरे वालिद ने यही साथ। सुबह का वक्त था, मजदूर का बड़ा बेटा स्कूल गया हुआ था, बेटे का बाप घर में मौजूद था। मजदूर की बीवी अपने शौहर के पास आई। मैं दरबार पे जा रही हूँ हाजिरी देने के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करूंगी। ठीक है। तुम बच्चों का ख्याल रखना। वैसे भी मुझे तुम्हारे ठेकेदार से डर लगने लगा, खुदा खैर करे। कुछ नहीं होता, तू जा। जल्दी आ जाऊंगी मैं। बीवी चली गई तो शौहर ने अपने बच्चों को आवाज दी, जिनकी उम्रें 6 से 12 बरस के दरमियान थी। 3 बेटियां थीं और एक 12 साला बेटा। बाबा मुझे भूख लगी है। मेरा बच्चा भूख लग रहा है। बाप ने बेटी को सीने से लगाकर तसल्ली दी। आप अपने कमरे में जाके बैठो, मैं भी आपके लिए 5 मिनट नाश्ता लेके आता हूँ। रहा था, फिर बाप के कदम नजर आए जो कमरे के अंदर थे और हाथ अंदर से कुंडी बंद कर रहे थे। क्या आप यकीन करेंगे कि पुलिस की हिरासत में आपने जिस शख्स को अभी देखा था, यही वो शख्स था जिसने 4 मासूम बच्चों को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल किया था। और ये शख्स मरने वाले बच्चों का सगा बाप था, जो गुर्बत का बोझ बर्दाश्त न कर सका। बाप के हाथों 4 बच्चों के कत्ल की खबर सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। हर तरफ आहो बुका थी। इसी माह की 25 तारीख को ये बड़ा अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। एक ऐसा खौफनाक और अंदोनाक वाक़या था कि जिसने तमाम रिश्तों से एतबार ख़त्म कर दिया। एक बाप ने जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल के करीब थी और वो बीमार था और इसी तरह उसकी बीवी बीमार थी, उसने अपने 5 में से 4 बच्चों को कुल्हाड़ियों के वार करके अपने घर में कत्ल कर दिया। सबसे बड़ा बच्चा जो तकरीबन 18 साल की उम्र का था, वो वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गया और उसने गांव वालों को इत्तला दी। पुलिस पहुँच गई, लेकिन पुलिस गिरफ्तार ही कर सकती थी। उस वक्त तक वो जो जुल्म करना था वो कर चुका हुआ था और उसने अपने बाकी 4 बच्चे, जिनमें सबसे बड़ा जो बेटा था 15 साल का और उसके बाद 3 बेटियाँ थीं, उनको न्याय सफाकी से कत्ल कर दिया। इस वक्त जो इसकी बीवी थी वो किसी जगह पे दम वगैरह कराने के लिए अपनी बीमारी की वजह से गई हुई थी। जब हमने उसकी तफ्तीश की तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि उसके मुताबिक उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए के करीब रह गए थे और कोई आमदन का ज़रिया शायद नहीं था और वो ये समझता था कि ये बच्चे उसके ऊपर बोझ बन गए हैं और बकौल उसके उसने इस वजह से कत्ल किया है। माँ लौट कर आई तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसके शौहर ने उसके 4 बच्चों को गुर्बत और बेरोजगारी से तंग आकर कत्ल कर दिया था, जबकि बड़ा बच्चा घर में ना होने की वजह से बच गया था। कुछ लोगों का कहना है कि अपने बच्चों के कातिल का दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं था। हकीकत कुछ भी हो, ये बात तो तय है कि अगर उसका जहनी तवाजुन ठीक नहीं था तब भी ये सानेहा उसी गुर्बत का शाखसाना है जो इंसान से सोचने समझने की सलाहियत तक छीन लेती है। बाप के हाथों कत्ल किए गए 4 बच्चों को नमाज जनाजा के बाद दफन कर दिया गया था, मगर कहने वाले कहते हैं कि अब भी रातों को मकतूलीन के घर में बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं कि बाबा हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, हम खाना नहीं मांगेंगे। ये सदाएं गूंजती रहती हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने गुज़िश्ता दिनों गुजरावाला के इलाके उस्मान टाउन में एक ऐसा हौलनाक मंजर देखा है जिसका तस्वर करते ही रूह कांप जाए। 3 छोटे छोटे बच्चों के सामने उनका बाप कत्ल किया जा रहा था।
ये वाकया फिरोजवाला के उस्मान टाउन रक कीकरा वाली के एक घर में रिहाइश पजीर मकामी ताजिर तकी के साथ पेश आया। उस दिन शब्बीर के सामने तकी के नन्हे नन्हे बच्चे मौजूद थे और वो आंखों देखा हाल सुना रहे थे। तो शब्बीर सोच रहा था कि खून नाहक छुपाए नहीं छुपता। मासूम बच्चों की गवाही में कोई झोल नहीं था। वो इस तरह वाक़े को बयान कर रहे थे जैसे उनकी आंखों के सामने एक बार फिर वही खूनी मंजर दोहराया जा रहा हो। पहले बड़े बेटे को सुन लीजिए। बहुत रात हुई थी, हम अंदर सो रहे थे, हमें बहुत बातें आ रही थी, मच्छी की आवाज़ें आ रही थी। हम बाहर आए हैं तो हमने देखा वो लड़का ना हमारे पापा को छुरियाँ मारी जा रहा है। तो हमने उसको पकड़, मेरे पापा ने कहा उसको पकड़ो। हमने उसको पकड़ा तो उसने मुझे चपेट मारी है। फिर मेरे पापा ने कहा जो बाहर से बंदे ला के लो। फिर हम गए, दरवाज़ा खुला है, हमने कहा कि हमारे पापा को मारा है। फिर वो अंदर आए हैं, उसने देर दिखा वो भाग गया। और ये है छोटा सा मासूम बेटा जो अपने बाप की कोई मदद नहीं कर सका। वो लड़के ने उसको ना मेरे पापा को पकड़ लिया। फिर ऐसे फिर बात तो ना उसने ना फिर नहीं करा। हम बाहर गए थे ना, बाहर जाकर दरवाज़ा खोला था, हमने रोला पाया था। बाहर तीन लड़के खड़े हुए थे, है ना। हमने कहा मेरे पापा को कोई मार, और भाग के आए। फिर है जाके देखा तो पापा को ना मार के निकल गया। मकामी ताजिर तकी के कत्ल के बाद पुलिस ने तहकीकात की रोशनी में ये बात सामने आई कि मकतूल की 12-14 बरस पहले मुकद्दस नामी लड़की से शादी हुई थी। तकी की उम्र अपनी बीवी से तकरीबन दुगनी थी, लेकिन मुकद्दस के वालिदैन ने पैसे की लालच में अपनी बेटी बया दी थी। शादी के बाद मकतूल के हाथ 3 बच्चों ने जन्म लिया। मकतूल ने अपनी बीवी के लिए एक अलग मकान भी खरीदा था। मकतूल के बच्चे सारा आंखों देखा वाकया बयान कर चुके थे और शब्बीर कत्ल की सफाकाना वारदात के बारे में सुनते हुए मुसलसल यही सोच रहा था कि किसी हासिद ने या फिर किसी डाकू ने मकतूल की दौलत हड़प करने या फिर शायद किसी लेन देन के तनाजे पर 3 बच्चों के बाप को कत्ल किया गया था। पुलिस ने भी वाकये को डकैती की वारदात समझा, क्योंकि इस कत्ल के ऐनी शाहिदीन मासूम बच्चे ना तो शख्स का नाम जानते थे और ना ही ये जानते थे कि वो क्या करता था। शब्बीर ने जब पुलिस से राबता किया तो सारी कहानी सामने आ गई। ये एक अंदोहनाक कहानी थी। पुलिस अफसर शब्बीर को बता रहा था और शब्बीर को कहानी की कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही थी। पुलिस अफसर से बात करने के बाद शब्बीर को अचानक थाने में एक 20-25 साल का नौजवान और तकरीबन 30-32 साल की एक औरत नजर आई। नौजवान निस्बतन पुरसुकून था, लेकिन औरत जिसने सर पर चादर ली हुई थी खासी परेशान नजर आ रही थी। शब्बीर को पुलिस अफसर ने जो कहानी सुनाई थी उसका लुब्बे लुबाब ये था कि मकतूल तकी की बीवी मुकद्दस ने अपने घर में मुश्तइल होने के बाद खामोशी से इलाके के एक कसाई तजम्मुल से दोस्ती कर ली थी। दोस्ती इतनी बड़ी कि उनका छुप छुप कर मिलना जुलना भी शुरू हो गया था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो पुलिस अफसर की ज़बानी खुद ही सुन लीजिए। तकीज़ को समझाता रहा, अपनी गैरत के वजह से वो इस बात को उसने अपने खानदान को भी ना बताया। करते करते मामला इस लेवल पे चला गया कि एक दिन यानी ये मर्डर से ठीक एक दिन पहले तकी ने इस तजम्मुल और फैदर अंसारी को अपने घर में पा लिया, जिसपे उस काफ़ी ज़्यादा मियाँ बीवी में लेदी हुई सख्त तहल-कलामी हुई, जिसकी वजह से मुकद्दस को वो घर छोड़ना पड़ा। वो अपने मेके आ गई और उस लेदे और तहल-कलामी का ये जो हैदर अंसारी लड़का है उसने अपने दिल पे लिया और दोनों ने इस चीज़ को आपस में जो है वो प्लान बनाया। रात को 2 बजे आके उसने इसको कत्ल कर दिया। फर्स्ट जो दिया गया एक तासर दिया गया कि चोरी हुई है, डकैती हुई है, लेकिन उसमें कुदरत के कानून के मुताबिक वो बच्चा 13 साल का जैन जो इसका बड़ा बेटा है, उसने हमें फौरी तौर पे एक छोटा सा हिंट दे दिया। फिर हमने मज़ीद आईटी के हवाले से भी थोड़ा सा काम किया तो ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह होगी, विदिन 24 आवर्स बिल्कुल वाज़ेह होगी कि कत्ल जो है वो उसके पीछे जो मुहरकात हैं वो वाज़ेह होगी। मुकद्दस के आशना का उसके घर में अक्सर और बेशतर आना जाना रहता था, मगर सवाल ये है कि बच्चों को क्यों खबर नहीं हुई और क्या कभी बच्चों ने उसे अपने घर में आते जाते नहीं देखा था? शौहर से जान छुड़ाने के 2 ही रास्ते थे, या तो वो खुला ले लेती या फिर उसे जिंदगी से ही महरूम कर देती। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर
मकतूल की बीवी ने अपने शौहर को रास्ते से हटाने के लिए अपने आशना को राजी कर लिया था और उसने आधी रात को घर में घुसकर उसके शौहर को उसके बच्चों के सामने कत्ल कर दिया था। शब्बीर सोच रहा था कि क्या कोई औरत इतनी भी सफाक हो सकती है कि अपने बच्चों तक का ख्याल न करे और अपने शौहर को कत्ल करा दे। फिर शब्बीर को उस वक्त अपने सवाल का जवाब मिल गया जब उसने थाने में मौजूद अपने शौहर की मुबैना कातिल मुकद्दस के चेहरे को गौर से देखा। शब्बीर को लगा जैसे वो खुद को मजलूम साबित करने के लिए अदाकारी करने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में तो परेशानी थी लेकिन चेहरे पर मलाल नाम की कोई चीज नहीं थी। शब्बीर ने उससे वाकई की तफसील जानना चाही तो वो काफी शशो पंज में मुब्तला रही। कभी ऐसा लगता था जैसे अब वो कोई बात करने वाली हो और कभी ऐसा लगता था जैसे वो कुछ भी नहीं बताएगी। वो बार बार अपने आशना की सम देख रही थी और शायद सोच रही थी कि वो सारा इल्जाम अपने आशना के सर पर डाल दे, लेकिन दूसरे ही लम्हे जब शब्बीर ने मुबैना कातिल से बात की तो उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। बस इन्होंने कहा मुझे मेरे साथ आई तो इन्होंने कहा कि इसको कत्ल करना है तो हमने मिल के कर दिया। कैसे किया? छुरी के साथ हमने किया। कहाँ, घर पर या किसी और जगह? घर पे। ये कैसे? ये मारते हुए लग गई। अपने शौहर के कत्ल की मुबैना साजिश में शरीक मुकद्दस और उसका आशना कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं और उनकी तकदीर का फैसला कानून के मुताबिक होगा। लेकिन शब्बीर का कहना है कि जब इन मासूम बच्चों को कुछ अरसे के बाद ये इल्म होगा कि उनके बाप के कत्ल में मुबैना तौर पर उनकी माँ का हाथ है तो इन बच्चों की जहनी हालत पर किस किस्म के असरात मुरत्तब होंगे। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।